अरे सचिन जी शुक्रिया। वेरी गुड ये सलाह आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो आज एक बार फिर एक रेड डे हम जो बोलेंगे, आज गैप डाउन ओपनिंग हुई बिकॉज ईरान और यूएस की टॉक्स हैव फेल्ड एज ऑफ नाउ, और धमकियां जो है वो दोनों तरफ से हमको सुनाई दे रही है, जिसके चलते हुए आज बाजारों में तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। क्रूड एक बार फिर 107 108 के आसपास पहुंच चुका है। वहीं अगर हम गोल्ड और सिल्वर में देखें तो थोड़ी बहुत बढ़त जो है वो थम गई है, लाल निशान में दोनों ही मेटल्स कामकाज करते हुए। रुपी में वीकनेस तो नहीं बढ़ी, पर दबाव तो है, दबाव रुपये में भी देखने को मिल रहा है। और हमारे मार्केट्स जहां आज एक शार्प गैप डाउन के बाद संभलता हुआ बाजार, लेकिन कुछ रिकवरी जो है इस समय हमको निफ्टी में देखने को मिल रही है, और निफ्टी अपने डे हाई के आसपास एज फार एज द रिकवरी इज कंसर्न्ड, ये आपकी स्क्रीन पे इस समय देखने को मिल रहा है। वही हाल आपका सेंसेक्स का भी है और वही हाल आपका बैंक निफ्टी का भी है, जो तीनों ही इंडाइसेस जो है अपने डे हाई के पास इस समय कामकाज करते हुए, लेकिन गहरा लाल निशान। और इंडिया विक्स की बात करें तो एक बार फिर करीबन 10% का उछाल देखने को मिल रहा है, और 20.59 के आसपास इंडिया विक्स जो है वो कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स में भी गिरावट है 1% के आसपास लगभग की, और स्मॉल कैप इंडेक्स उतना घिरा नहीं है। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़। इफ़ यू सी, स्मॉल कैप इंडेक्स में सिर्फ 0.2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मिड कैप निफ्टी को देखें तो 1% के लगभग गिरावट है, लेकिन बेंचमार्क्स में ज़्यादा गिरावट है। तो अगेन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स समहाउ आर नॉट फॉलोइंग द वे द लार्ज कैप्स आर। तो लार्ज कैप्स में बिकवाली जो है बिल्कुल जारी है। ऐसे बाजार में आपको क्या करना है, बहुत सारी उठापटक हो रही है मिनिमम वेज हाइक के चलते हुए। आज मुझे घर से यहाँ आने में 3-3.5 घंटे लगे हैं। सो लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट हैपनिंग इन नोएडा रीजन, दिल्ली एनसीआर के। और कल हरियाणा में, फ्राइडे को एक्चुअली हरियाणा में मिनिमम वेज जो है वो दैट हैज़ बीन हाइक बाय 35%। वही डिमांड जो है इस समय आपको यूपी रीजन से देखने को मिल रही है। और नोएडा इज़ चौको ब्लॉक, बहुत ट्रैफिक जैम है। बहुत मुश्किल से आज हम ऑफिस पहुंचे हैं और बहुत मुश्किल से हम प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारी खबरें और भी हैं, रिजल्ट्स भी है, की रिजल्ट्स भी है। उसके बाद जो ईवी पॉलिसी दिल्ली की रही है, उसमें ईवी को लेके जो है प्रपोज किए गए हैं कुछ एग्जाम्पशंस, जो एक पॉजिटिव प्ले आउट कर सकता है कुछ ईवी के काउंटर्स में। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर गौरांग शाह, हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट, योजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड मिस्टर सचिन सरवदे, ही इज एवीपी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिटेल रिसर्च एट IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर गौरांग सर। गौरांग सर, कुछ नहीं हुआ, आशा थी कि कुछ होगा पर कुछ हुआ नहीं और मार्केट फिर फिसला। यू नो दैट मूवी गौरांग सर, जहाँ वो बोलते थे कि यू नो जहाँ थे वहीं पे वापस पहुंच गए, कुछ नहीं हुआ, क्या करें? बहुत बहुत धन्यवाद गीतू जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपके चैनल को, सभी दर्शकों को, सचिन जी को और आपको सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। इसमें हमारी कंपनी जूझे तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। अब आपका प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूं, ये मैं सोच रहा हूं। तो शायद मेरी शब्दावली थोड़ी इधर उधर हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं पहले से। लेकिन उम्मीद मुझे तो बिल्कुल नहीं थी गीतू जी। मैं वास्तविकता में बता रहा हूं कि एक तो जो शर्तें ईरान ने रखी थी और जो शर्तें अमेरिका ने रखी थी, उसमें मतभेद बहुत बड़ा था। ये मतभेद के साथ एक ऐसे देश में आपने मेल मिलाप किया जो आतंकवादी देश के नाम से जाना जाता है जी। और ऐसे किरदार दो थे जो किरदारी करने के बिल्कुल लायक ही नहीं थे। अब ऐसी परिस्थिति में कोई निर्णायक तरीके से यहां पर विकल्प उभर करके आए, मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। ये वार्तालाप को फेल होना था और वो हो चुके हैं, और दोनों अपने देश लौट गए हैं, और एक या दो जोकर इस्लामाबाद में ताली बजाते रह गए। तो मैं ये मानता हूं कि शायद ये अनिश्चितता का वातावरण थोड़े समय तक चलता रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं। और आज मैं देख रहा था, वो जो बुद्धिमानी जीव अमेरिका में बैठा है, प्रकार, एक कौन सा प्रकार है वो मानव रूप का, मुझे खुद को नहीं पता। वो कह रहा है कि वाह, शाहबाज शरीफ और वो आसिफ मुनीर ने बहुत अच्छा काम किया। अब किसकी तारीफ करें हम? बुद्धिमत्ता की, प्रदर्शन की जो हो रहा है,
वो किसकी तारीफ करे। तो उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी और ये होना था। अब प्रश्न ये, और ऊपर से अब अमेरिका ब्लॉकेट करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। करेक्ट। पहले ईरान प्रतिबंध लगा रहा था, अब अमेरिका रोकेगा समुद्री जहाजों को आवागमन कर। तो अब देखते हैं किस प्रकार की परिस्थिति। कल छुट्टी है गीतू जी, आम्बेडकर जयंती है, बाजार बंद है, बैंक बंद है, तो हम बुधवार को लौट करके आएंगे और क्या खबरें उभर करके आती है उसका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे और उस प्रकार से प्रतिक्रिया बाजार में होगी। लेकिन अच्छी बात यह गीतू कि निचले स्तर से जहां पर आज शुरुआत हुई थी वहां से अच्छी खासी हम रिकवरी देख रहे हैं। तो एक बात, हम ये प्याला आधा खाली नहीं है, प्याला आधा भरा हुआ है, इस नजरिए से हम देखें तो थोड़ा सकारात्मक रुझान आपको बाजार में आता हुआ दिखेगा। मुझे उम्मीद है कि चौथी तिमाही के नतीजे की जो शुरुआत हुई है, जो पर्दा उठा है पिछले वित्तीय वर्ष की, वहां पर थोड़ी बहुत सूरज की किरणें बाजार पर सकारात्मक से गिरेगी और थोड़ा बहुत बाजार संभलने का प्रयास करेगा। जी सचिन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। सचिन सर, आपने कहा था, आई रिमेम्बर क्लियरली, आपने थर्सडे या फ्राइडे को हमारी बात हुई थी, आपने कहा था ये गैप फिलअप करने के लिए निफ्टी ज़रूर आएगा और बहुत करीब है उस गैप के। अच्छा, गैप डाउन ही हुआ है और 2020 जो आज का ओपनिंग था 23,589 का था, लेकिन अभी कुछ 200 पॉइंट हम दूर उस गैप से है। अभी भी आपको लगता है कि वो गैप फिल होने को आएगी या फिर इसी लेवल के आसपास संभलेगा निफ्टी? जब सब लोग ऑप्टिमिस्टिक थे तभी मैंने आपके व्यूअर्स को और हमारे भी जो व्यूअर्स हैं उनको पहले ही कॉशियस कर दिया था कि ये जो 24,000 लेवल है, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ से अगर ऊपर भी जाता है तो इमीडिएट 50 डे मूविंग एवरेज है जो अभी फिलहाल 24,186 लेवल पे काम कर रहा है। तो मैंने बोला भी था कि 24,000 मैक्सिमम 24,200 तक जा सकता है, लेकिन वहां से वापस से ये गैप फिलिंग जो मैं बता रहा था ये नॉर्मली होता ही है। ये मैंने बहुत बार, ये एक पैटर्न है बेसिकली, रिपीटेशन इन नेचर है ना। और ये एग्जॉशन गैप होता है, जब भी इस तरीके से गैप बनता है तो ये गैप ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि तुरंत फिल हो जाते हैं, उनको टाइम लगता है बिकॉज बहुत बड़ा गैप था ये, बट ये इवेंचुअली ये गैप जो है फिल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि निवेशकों की 23,200 ये जोन है, यहाँ पे मैं खरीदारी करने में पसंद करूंगा। मैं खाली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि एक न्यू लो बन जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 2 अप्रैल को बॉटम लगा था तो शायद वो बॉटम अभी भी प्रोटेक्टेड ही रहे। एंड बट फिर भी जो हम चाह रहे हैं कि वो जो गैप है वो फिल हो जाए तो शायद हो जाए। आज एक चीज अच्छी जो हुई है वो है कि 20 डे ईएमए के आसपास ही मार्केट ने अपना सपोर्ट लिया है और अभी ये जो बाउंस है, आज का जो गैप डाउन था, इसको फिल करने के लिए ऊपर आ रहा है। तो मैं तो अभी भी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। जहां पे भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो वहां पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग ही कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर हमने कोई लंबी अवधि के लिए कोई शेयर खरीदे हैं तो उसमें हम लोग अभी भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉक जो है अपने ट्रेंड को छोड़ता नहीं है। तो जैसे मैंने आपको पहले दोनों मेरा जो लेवल है, जब मैं खेलता हूँ तो मैं डेली, वीकली एंड मंथली लेवल्स जो रहते हैं उसमें जो ट्रेंड रहता है वो अप ही रहता है। तो जब लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, मीडियम टर्म ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, ये सारे जब ट्रेंड अप होते हैं और शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरता भी है तो ये मेरे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं उस तरीके के ही स्टॉक्स रिकमेंड भी करता हूँ मेरे क्लाइंट्स को। आपके भी जब चैनल पे मैं आता हूँ तो मैं बस वैसे ही स्टॉक्स रिकमेंड करने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई बॉटम पकड़ने की कभी भी ट्राई नहीं करता हूँ। और कल का जो लो था बेसिकली वो था 23,856। अभी तक का जो हाई लगा है वो 23,811 तक का लगा है। तो ये ऑलमोस्ट एक गैप फिल हो गया। यहाँ से अगर वापस से एक थोड़ी सी भी सेलिंग आती है तो यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मतलब जरूर आएगी। एंड अगेन वो जो मैं गैप की बात कर रहा था, वो गैप जब तक फिल नहीं होता मैं तो बहुत कॉशियस रहूंगा मार्केट में। मतलब ऐसा नहीं कि मैं तूफान ही जाके खरीद लूंगा, मैं तो बहुत ज्यादा कॉशियस मोड में ही रहूंगा। प्लस आज एक्सपायरी भी है जी। तो जो करंट मार्केट, जो आज की जो एक्सपायरी 13th वाली, उसका जो पीसीआर चल रहा है वो बहुत एलिवेटेड लेवल्स पे चल रहा है अभी। 1.62 लेवल्स पे। नॉर्मली क्या होता है कि 1 के ऊपर पॉजिटिव होता है, बट 1.50 के ऊपर ओवरबॉट लेवल्स हो जाते हैं। आप देखो मार्केट अभी भी नेगेटिव है और ऑलरेडी पीसीआर ओवरबॉट हो गया है। और 23,800 जो लेवल्स है आज के, जो मैं करंट मार्केट एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है। तो ऊपर में मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये एग्जॉशन लेवल अभी ट्राई हो रहे हैं मार्केट में ड्राइव होने के। यहाँ पे सप्लाई चालू हो गया है मार्केट में धीरे धीरे देना। तो एक नीचे में जो है मुझे लगता है कि एक 700 लेवल्स के आसपास में शायद मार्केट आज
750 के आसपास में ही किधर तो एक्सपायरी हो जाए। तो अभी जो एलिवेटेड लेवल्स पे यहाँ पे तो खरीदारी की मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूं। जी चलिए ऑटो स्पेस की बात करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑटो स्टॉक्स आर इन रेड टुडे और ये इसलिए क्योंकि इंडिया का जो नॉर्दर्न रीजन का ऑटो हब है लाइक योर हरियाणा लाइक योर नोएडा, तो वहाँ पे मिनिमम वेजेस जो है वो हाइक की गई है। 35% ऑफ हाइक हैज़ बीन गिवन टू नो अनस्किल्ड वर्कर्स। तो उसके चलते हुए जो है वो दबाव हमको देखने को मिल रहा है सभी ऑटो स्टॉक्स में आज, शायद चाहे वो 4 व्हीलर्स हो 2 व्हीलर्स हो। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कुछ पॉजिटिव खबर आई है और दिल्ली रीजन में दिल्ली सरकार ने कुछ एग्जेम्पशंस के प्रपोजल रखे हैं जो उनकी पॉलिसी है फॉर ईवीज 2026 टू 2030। सो जो उन्होंने अनाउंस किया है वो 100% रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फी एग्जाम्पशन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइस्ड अप टू 30 लाख until 31st of March 2030। तो कहीं ना कहीं ईवी के लिए थोड़ी बहुत पॉजिटिव खबर है, लेकिन ओवरऑल जो है दबाव जो है प्रेशर जो है इम्पैक्ट जो है वो ऑटो सेक्टर में देखने को मिल रहा है। सो गौरांग सर, ऑटो स्पेस में मिली जुली खबर है, ईवीज़ के लिए कुछ पॉजिटिव, लेकिन ऑटो कंपनीज़ का जो बिल है वो बढ़ रहा है बिकॉज वेज हाइक की बात की गई है हरियाणा में, अब यूपी में भी ऐसा ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इस स्पेस में, और वैसे ही क्रूड की मार है। गीतू जी देखिए, प्रदर्शन से भी खर्च जो होता है, जो आप वेतन देते हैं, उसके कारण परिस्थिति दामों को लेकर के जो भी वाहन के दाम है उसमें ऊपर की तरफ के परिवर्तन। दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा मसला अटका हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के, तो एक स्पष्टीकरण ये समझने की जरूरत है कि केवल मात्र कच्चे तेल और नेचुरल गैस का आयात को हानि नहीं पहुंची है। करेक्ट। बाकी बहुत सारा जो कच्चा माल समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से खाड़ी देशों से हमारे देश में आता है, वहां पर भी मार फटकार लगी है और लागत खर्च ऊपर जा रहा है। तीसरा एंगल ये भी है कि तुझी कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, इन्होंने वाहनों को और सुरक्षित, यात्री जो बैठते हैं वाहन में और प्रवास करते हैं तो उनके जीवन को और सुरक्षित बनाने के लिए बहुत सारे नए मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स जिसे हम कहते हैं, उसको लागू करने की बात करी है। पहले एयरबैग्स नहीं आते थे, एयरबैग एक विचित्र प्राणी का नाम था, हमें पता भी नहीं था कि आज सामने है, साइड में है, सब तरफ आप देखें तो सुरक्षित है। बाकी अन्य ABS सिस्टम वगैरह, एंटी ब्रेक स्किडिंग सिस्टम्स, पावर स्टीयरिंग, एसी मैंडेटरी, ट्रक्स और बसेस में एसी मैंडेटरी करने की बात की माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो ये सब अगर फीचर्स अगर वाहन में आते हैं तो स्वाभाविक है इसके दाम ऊपर जाने की पूरी, और उसके साथ ये वेतन वगैरह ऊपर के तरफ और लागत खर्च, और जो भी जीएसटी में जो बदलाव किया गया था और जो एक मुआवजा या एक थोड़ा बहुत राहत काफी सारे क्षेत्रों को मिली थी, उसके साथ साथ अब बिकॉज ऑफ कॉस्ट एस्केलेशन वो जो जीएसटी 2.0 का बेनिफिट था वो पूर्ण तरीके से निकल गया है। Correct. तो उसके कारण भी ऊपर जा रहे हैं। तो मगर ऑटो क्षेत्र पर हम सकारात्मक है। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए मेरा ये मानना है कि जो भी नीतियों में बदलाव दिल्ली में हुआ है, दिल्ली सरकार में हुआ है, उस प्रकार की नीतियों में बदलाव बाकी अन्य राज्यों में भी होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन, इससे क्या होगा गीतू जी कि हमारी जो निर्भरता है 75-80% की कच्चे तेल के आयात पर, वो कम होगी अगर हम ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी ड्रिवन व्हीकल्स यूज करेंगे तो। और लोगों को आकर्षित करने के लिए आपको कुछ तो कॉम्पनसेशन देना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि एक अच्छी पहल है और इसका रुझान बाकी अन्य राज्यों में भी आ सकता है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। सो ईवी स्पेस में आप क्या खरीद रहे हैं? ओला इलेक्ट्रिक तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और एक छोटा डिस्क्लोजर दे तो दिया, मगर फिर भी एक डिस्क्लोजर वापस देता हूँ कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज आपके कार्यक्रम में रखेंगे, बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए इसमें हमारी कंपनी का जियोजित तत्व, मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं संभव है। तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, एक रॉयल एनफील्ड, रॉयल मोटर्स, आइशर मोटर्स, क्षमा चाहता हूँ गीतू जी, उच्चार में गलती हो गई मेरे से। आइशर मोटर्स, इन्होंने 2 दिन पहले ही C6 फ्ली करके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की है, मोटरसाइकिल। आइशर मोटर्स पर भी खरीदारी की है और ये आइशर ट्रक्स और
वोल्वो के साथ जेवी कमर्शियल बसेस भी बनाते हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पर खरीदारी की राय है। M&M है, मारुति ने भी अपने पहल की है। इसके अलावा अशोक लेलैंड, एस्कॉर्ट्स कुबोटा और एक कंपनी है जो केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल एंड बसेस बनाती है, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। इन सब पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। सचिन जी, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक वर्सेस ओला इलेक्ट्रिक, क्या खरीदेंगे आप? आपकी आवाज नहीं आ रही सचिन जी, आप म्यूट पे तो नहीं है? म्यूट करें। सो ओला इलेक्ट्रिक और ओलेक्ट्रा, ये दोनों में कंपैरिजन में देखेंगे तो अभी दोनों ही मुझे फिलहाल पसंद नहीं है। ओलेक्ट्रा ग्रीन जो था वो क्या हुआ था, पिछले बार की एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था मैं उसमें, क्योंकि इसमें डाइवर्जेंस था, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, जिसका नॉर्मली जो टारगेट आता है वो हो चुका है अभी मेरा। और आज ही आप देखेंगे तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास में ये कामकाज कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड डाउन है स्टॉक का। ओके। तो मैं एक्चुअली ऑटो को इस तरीके से खेलना चाहूंगा कि एंसेलरी प्लेयर्स मैं उस तरीके से खेलना चाहूंगा। तो मेरे को सोनाकॉम जो है वो काफी अच्छा लग रहा है, और बॉश लिमिटेड। ये दो जो है, दोनों के ट्रेंड काफी अच्छे हैं। आप डेली, मंथली, वीकली आप तीनों ट्रेंड देखेंगे तो बहुत बढ़िया ट्रेंड है। यहाँ से भी अभी भी स्टॉक जो है मुझे लगता है 5 to 10% तो यहाँ से मिनिमम शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है ये दोनों शेयर। और एथर एनर्जीज सचिन? एथर ऑफ कोर्स ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी हमारे जो शेयर्स है कंपनी के भी जो क्लाइंट्स हैं उनको भी ये रिकमेंड किया हुआ। उसका आज फर्स्ट टारगेट भी हुआ है, हमने आज फर्स्ट टारगेट की बुकिंग भी की है उसमें। बट फिर भी अभी भी ऐसा नहीं कि उसमें ये जो है ये स्टॉक यहाँ पे रुक जाएगा। हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 994 का था, तो वो अभी भी हम लोग वेट कर रहे हैं उसका। कॉस्ट पे ऐसे लगा के रखा है हमने, एंड इसके लिए वेट करेंगे हम लोग। तो अभी भी बिकॉज ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है स्टॉक का, तो हम अभी भी इसमें बने रहेंगे।